क्या जब वो जानते ही नहीं है कि हम क्या करना है, किसानी में कौन सा हल जोतना है, कौन सा ट्रैक्टर लगाना है, तो जब हम जानते नहीं तो कहो आलू से सोना बनाने लगे, कहो जो कहो वो करने लगे। भाई जो जानते ही नहीं है आलू से सोना बन रहा, बताइए आप ये तो कहाँ चाचा राहुल गांधी का बयान है। हैं? अरे तो राहुल हो या कोई हो। सारी योजना नहीं चली है। आप गिना रहे थे कई सारी योजनाएं अभी थोड़ी देर पहले। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपने भाई से कहना चाहता हूँ, शायद उनको जानकारी नहीं है। 2006 में जब अल्पसंख्यक आयोग का बोर्ड का जब गठन हुआ था, उस वक्त का जो बजट था वो सिर्फ 2000 करोड़ था। और एक मेरा सवाल का आंसर दे दीजिए। आप 10 लोग यहाँ बैठे हैं, इस 10 लोगों में एक व्यक्ति को 10 रोटी दे दी जाए। मान लो आपको ही 10 रोटी दे दी जाए, बाकी सब लोग भूखे बैठे रहे, ये ज्यादा सही है या 10 लोगों को एक एक रोटी दे दी जाए? इसका आंसर दे दीजिए। लेकिन इसको सरकार, ये सारे युवा लगभग बैठे हैं, आप बुजुर्ग बैठे हैं, कहाँ कमी रह गई है या और क्या क्या हो सकता है सरकार में? ये कमी नौकरशाही जो नीचे की है वो दलालों में भी फंसी हुई है। दलाली के कारण मोदी तो ऊपर से भेजते हैं। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा और आज भारत 24 की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में। कहते हैं कि बड़े बड़े स्टूडियो से निकलकर जब आप जमीन में आते हैं तो जमीनी हकीकत को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं और समझ पाते हैं। आज भारत 24 का जो कार्यक्रम है उसका नाम है मोदी, मुल्क और मुसलमान। ये जो पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पब्लिक हमारे साथ में, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और अन्य लोग भी हैं। इनसे वो जमीनी हकीकत को समझेंगे कि आखिरकार मुल्क में क्या क्या शिकायतें रह गई हैं और क्या क्या शिकायतें पूरी हो गई हैं। क्या इनके पास योजनाओं की फेहरिस्त लंबी है या शिकायतों की फेहरिस्त की कतार लगी हुई है? इन सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार देश में 2024 में अब तक कितने बदलाव हुए हैं मोदी की सरकार में और योगी की सरकार में। बारी बारी से समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मुल्क के हालात क्या हैं, कैसे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव नारायण। शिव नारायण जी, आपसे हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं। वोट देते हैं आप? जी, मोदी को मोदी को देते हैं। कैसे हालात हैं वर्तमान में? सबसे बढ़िया है, अच्छे हालात हैं। क्या क्या अच्छे किए बताएंगे कुछ आप? अरे उन्होंने तो सब अच्छे किया है ना ऐसी सरकार आए है ना आएगी अभी तक। अच्छा, हाँ, वाह वाह। मतलब ना आई है ना आएगी, इनसे हम बाद में भी समझेंगे। कुछ लोगों के भी सवाल लेंगे, कुछ अपने भी सवाल लेंगे और जवाब लोगों से तलाशने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद में ये तय होगा कि हालातों में क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सुधार हुए हैं। सबसे बारी से हम पूछेंगे, सर क्या नाम है आपका? मनीष बाजपेयी। मनीष जी, हमने 2 से 3 लोगों से भी बात की है। कुछ लोगों की आवाज बाहर आई, कुछ लोग की बाहर नहीं आई। कोशिश करेंगे कि आप अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि देश में क्या हालात हैं, मोदी की सरकार में लोगों का क्या बेनिफिट हुआ है, मुसलमान का क्या बेनिफिट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं। पहले के हालात ऐसे नहीं थे। हिंदू मुसलमानों के बीच में जाने में डरता था और मुसलमान हिंदुओं के बीच में आने में डरता था। आज जो देश का जो माहौल है, वो सौहार्द का माहौल है। हम सब साथ में रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीपावली का पर्व आ रहा है और हम सब यहाँ बैठ के दीपावली को साथ में मनाते हैं और साथ में उनकी ईद भी मनाते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने भी बताया, मुस्तफा जी ने, कि उनको मकान भी मिला है, उन्हें राशन भी मिल रहा है, उन्हें शौचालय भी मिला है। ये एक बेसिक चीज़ें हैं। उन बेसिक चीज़ों में अगर किसी को मकान मिल रहा है तो उसके लिए उसको छत मिल रही है, उसको आसरा मिल रहा है। मोदी जी ने एक गरीब को पहचान कर, ना कि हिंदू मुस्लिम को पहचान कर, उसको पहचाना है। एक मतलब गरीब को क्या है, पहचाना है। मतलब कि पहचान है, सरकार में मुसलमानों को पहचान मिल रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है आपका? रहमत। रहमत जी, अभी सर ने बोला कि जो है पहचान मिल रही है, क्या मोदी की सरकार के पहले पहचान नहीं मिली थी? पहचान तब भी थी और अब भी है। अभी क्या बेनिफिट हुए हैं इस सरकार में? अभी सरकार भी यही है कि योजना आई, कभी किसी के पास पहुंची, किसी के पास नहीं पहुंच पाई। जैसे मेरा ही देख लो, कोई कॉलोनी नहीं है। अच्छा, मतलब कॉलोनी आपको नहीं मिली, तो इसमें गलती माना जाए कि क्षेत्रीय जो कर्मचारी होते हैं या अफसर होते हैं, शायद उनकी गलती कह सकते हैं। हाँ, उनकी गलती कह सकते हैं।
अगर ये सरकार के नुमाइंदे या कह सकते हैं कि अफसरशाही देख रही होगी तो समझ पाएगी कि जो इंदिरा गांधी की सरकार में बताया जाता था कि अगर ऊपर से 100 रुपए चलता है तो नीचे तक पहुंचता है 1 रुपया। तो क्या शायद हम ये कह सकते हैं कि अभी ये हालात हैं या उनमें कुछ सुधार हुआ है? नहीं, पहले से कुछ तो सुधार हो, यहाँ तो वैसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको क्या क्या मिला वैसे, आप थोड़ा कुछ बताइए। यहाँ तो बस वही है कि रास्ता कहते हैं कि पहचान मिली है, मुसलमानों को पहचान या आम आदमी की पहचान, कई सारी ऐसे पहचाने हैं। क्या नाम है सर आपका? जावेद अहमद मेरा नाम है। जावेद जी, नाम सुनकर के तो अच्छा लगा। सोचने में आ रहा है कि कई सवाल आपसे पूछे जाएं। सवाल अगर पूछे तो सवालों की फेहरिस्त भी लंबी होगी, जवाब की कतार भी आपकी अच्छी होगी शायद। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जावेद अगर आपका नाम है, देश में मुसलमानों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? देखिए, जो योजनाएं चल रही हैं वो जनहित में चल रही हैं। अगर हम बात करें तो खास तौर पे कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो मुसलमानों के हित की योजना चल रही है। अगर हम बात करें तो चाहे कन्या सुमंगला की बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करें, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, तो सबको मिल रहा है, वो बराबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो जो मुसलमानों का स्तर है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गिरा हुआ है। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो कुल आबादी के 3% ही लोग ग्रेजुएट हैं। आज मुसलमानों का ये हालत है। वहीं दूसरी बात करें तो इसके सुधार के लिए तो कहीं ना कहीं सरकार को नए संस्थान या स्कूल खोलने चाहिए और ऐसी योजनाओं को लाना चाहिए जो जो है उनके लिए लाभकारी हो या जो है उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार ने शिक्षा को लेकर लाए, चाहे वो कक्षा 5 तक की पढ़ाई फ्री हो, मगर वो बच्चियों की शादी के लिए, मुसलमानों के निकाह के लिए बात हो तो उसमें भी कई सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है और बाकायदे दिया जा रहा है। तो उसमें क्या लाभ आपको मिल पा रहा? देखिए, अगर हम बात करें, योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कल्याणकारी हों, जो प्रभावी हों। अभी कल्याणकारी नहीं है। अभी उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। योजनाएं इस प्रकार से होनी चाहिए जो उनके भविष्य को बदल सके, उनकी आने वाली पीढ़ियों में सुधार कर सके। कमी कहाँ रह जा रही? कमी ये रह जा रही है कि जो मुसलमानों की पीढ़ी है वो पढ़ाई नहीं कर रही है आजकल के दौर तो में। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं चलनी चाहिए जो उनको प्रभावित करे और उनको शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अफसरशाही है नीचे तबके की, उसको बदलना चाहिए। वो सही ढंग से लोगों के बीच में नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं? इसके अलावा ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि किसी वर्ग के लोग गरीब हैं या किसी क्षेत्र में पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण दिया जाता है, उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। तो उन योजनाओं की बात कर रहे हैं जो आ करके इनके लिए लाभकारी साबित हो और इनके उज्जवल भविष्य में अपना अहम रोल अदा करें। राशन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। मकान मिला आपको? मकान तो नहीं मिला। शौचालय मिला? जी, शौचालय मिला। स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं कुछ सरकारी? बिल्कुल, आपको बता दें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी, चाहे किसी प्रकार की योजनाओं की बात हो, जो आम पब्लिक को मिल रही है वो मुसलमान हो या हिंदू हो उससे कोई लेना देना नहीं। वो जो योजनाएं हैं वो सभी वर्ग के लोगों को मिल पा रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि योजनाएं मिल पा रही हैं, कुछ सुधार होना चाहिए। और भी हम जवाब लेंगे, समझेंगे कि आखिरकार युवाओं के बीच में हमारा जो कानपुर है, मतलब आपने कई सारे शो देखे होंगे, उसमें आपने जो कानपुर की तस्वीरें निकली हैं उसमें कई सारे जोश और उत्साह निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के समय से ले लें और या वर्तमान के समय से ले लें। हालांकि अभी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, उसमें भी अहम रोल युवाओं का है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं कानपुर में, वहां पर कानपुर में भी युवाओं का बड़ा बोलबाला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल तिवारी है। विशाल जी, अभी हमारे साथ भाई साहब थे जावेद जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा का स्तर मुसलमानों में गिरा हुआ है, 3% ही है उनके पास जो आंकड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे आंकड़े और बढ़ने चाहिए या मोदी जी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं? मोदी जी तो कर ही रहे हैं, पढ़ने लिखने वाली जो बात है वो उन्हें देखना चाहिए। और जो कर रहे हैं मोदी जी, वो तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आपको आगे पढ़ाएंगे तो नहीं, आपको ही पढ़ना चाहिए। अगर कोई है, अगर जैसे बात है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने तो नहीं कहा है कि नहीं पढ़ो, आप पढ़ो, आप अपने आगे बढ़ो। और जो योजनाएं हैं वो तो सबके लिए बराबर है, हिंदू के लिए भी बराबर है, मुसलमान के लिए भी बराबर है, जो नीची जाति हैं या फिर एसटी हो गए इनके लिए भी बराबर है। इनमें कोई भेदभाव तो है नहीं ना। मोदी जी की गवर्नमेंट में कोई भेदभाव हो रहा है। जो चीजें हैं, कॉलोनी है वगैरह, वो सबके लिए हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें, अदर गवर्नमेंट में ऐसा होता था कि अपने अपने लोगों को ज्यादा मिलता था। इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। आप कोई भी हो, आपके लिए स्तर वो बराबर है। आपको वो जो आपको हमें मिलेगा वो आपको मिलेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम या ऐसा कोई नहीं है। तो सब लोग बराबर हैं हमारे लिए, मोदी जी के लिए भी सब लोग बराबर हैं। आपको आपको क्या क्या मिला है? हमें अभी तक हमें राशन वगैरह मिलता है। आवाज के लिए हमने फॉर्म वॉर्म भर रखा है। अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी या होगा तो वो भी मिलेगा।
क्या करते हैं वैसे आप? हम अभी स्टडी करते हैं, पढ़ाई। स्टडी करते हैं। स्टडी का रोल अहम है, यानी कि हम बात करेंगे कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो अहम रोल की अदायगी मोदी सरकार में लोग अपने लिए कल्पना करते हैं। और भी सवाल हैं चाचा, आपके पास बैठेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये सारे युवा लगभग बैठे हैं, आप बुजुर्ग बैठे हैं, जी जी बोलो। कहाँ कमी रह गई है या और क्या क्या हो सकता है सरकार में? ये कमी नौकरशाही जो नीचे की है वो दलालों में भी फंसी हुई है। दलाली के कारण मोदी तो ऊपर से भेजते हैं, सारी योजना सबके लिए एक समान है। जो मोदी जी भेजते हैं वो यहाँ की जो नौकरशाह है वो पब्लिक तक नहीं पहुँचाती, पब्लिक को हरेसमेंट करती है। और ये बस यही जो है मोदी जी योगी जी पूरी व्यवस्था भेजते हैं ऊपर से, समान ना हिंदू ना मुस्लिम, एक समान। 1 रुपया आएगा तो हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, अन्य जाति को मिलेगा, सब कुछ। घर घर राशन दे रहे हैं, घर घर हर आदमी को घर दे रहे हैं, जितना गरीब तबके का आदमी है सबको घर मिला है। और क्या, पेंशन मिल रही, वेतन मिल रहा सब टाइम से। क्या करते हैं चाचा आप? मैं तो किसानी करता हूँ, किसान हूँ। किसान हैं आप। ये बताइए कि कहते हैं कि रोजगार को लेकर बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन रोजगार में मोदी जी ने जो है बड़ा लिस्ट बना रखी है कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है। तो ये हम आपसे तो पहले बता चुके हैं कि ये नौकरशाही में ही फंसे, वहां से सब आया, यहाँ तक नहीं आ पाया। ये सब नौकरशाही जो है सब बर्बाद किए, उनका सारी व्यवस्था उनकी। चाचा का जो आंसर आया वो ये निकल कर सामने आया कि नौकरशाही की तब्दीली में अगर कुछ बदलाव किए जाएं तो शायद सुधार और हो सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? रचित शुक्ला। रचित जी, कई सारों के लोगों के आपने सवाल भी सुने और जवाब भी सुने, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से तो पूरी उम्मीद है, बस उम्मीद हम अपने लोगों से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने लोग कौन? अपने लोग जो हमारे बिरादरी या हमारे मोहल्ले जो छोटे निम्न वर्ग के इंसान है, जो भी कुछ है, महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है कि इंसान आजकल अपनी 2 रोटी के लिए परेशान है। और सरकार तो अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रही है, जो भी योगदान है सब दे रही है, लेकिन निम्न वर्ग में भी हमें भैया जी बोले कि जो नौकरशाही की तो बहुत बड़ा फेलियर इस गवर्नमेंट में। इतना बड़ा- नौकरशाही मतलब नीचे का स्तर का जो अफसर बैठा है वो पूरी योजनाओं से मुखातिब नहीं करा रहा आम पब्लिक वो को। अवगत नहीं कराता, वो बैठे बैठे ऑफिस में ही अपना घुमा करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। जब डंडा पड़ता है तो फिर वही हुआ। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, अगर ये मेरी बात अपने खुले कानों से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये आम पब्लिक की बातें हैं। सरकार ऊपर से तो भेजती है, लेकिन नीचे तबके का अधिकारी इन लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। कई सारी ऐसी बातें हैं। हम अगर घूम करके और भी युवाओं के आंसर लेने की, समझने की कोशिश करेंगे, तो और भी कई सारे ऐसे जवाब निकल कर सामने आएंगे, जिसको देखने और सुनने के बाद में आपको ये तय कर पाएंगे कि आखिरकार देश के उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज, नाम तो बड़ा घातक है आपका जी। तो ये बताइए कि सरकार, मोदी की सरकार में आप युवाओं को क्या फायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप पहले से कंपेयर करेंगे इस टाइम पे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपेयर। एजुकेशन ले लीजिए आप, या फिर कोई भी किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, किसी भी तरफ चले जाइए, तो आप देखिए पहले से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन। एक तो अब पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा सा मतलब कि युवाओं में पॉपुलेशन है, तो बोलते कंपैरिजन है कि हाँ, जो ज़्यादा जिसके अंदर टैलेंट होगा उसी को जॉब मिलेगी या फिर वो। बट पहले से बहुत ज़्यादा कंपेयर अब हो चुका है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चेंजमेंट है क्या पहले। पढ़ाई करते हैं आप? हम बीटेक के स्टूडेंट हैं। बीटेक हैं, नौकरी पेशा लोगों को मिल रहे हैं? जी, बिल्कुल मिल रहे हैं। आप देखिए जब हम जाते हैं जैसे कि, तो देखते हैं कि कॉलेज से मेरे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जिनकी मतलब कि, और गवर्नमेंट एक तो स्कॉलरशिप दे रही है, अब तो ये कर दिया बिल्कुल सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्कॉलर की, सबकी स्कॉलरशिप बराबर ही आ रही है। ये नहीं कि किसी को कम दे रही है, किसी को ज़्यादा दे रही है, अब सबको इक्वल कर दिया। और नौकरी पेशा की बात है तो हमारे कॉलेज में, जैसे हमारा कॉलेज है और कोई कॉलेज है, तो हर तरफ से नौकरियाँ मिल रही हैं, इतनी टैलेंट की कमी नहीं कोई एक तो। और एजुकेशन इतना मतलब अच्छा हो गया है पहले से, आप देखें तो कि हर फील्ड में नौकरियाँ मिल रही हैं। अब हम बीटेक स्टूडेंट हैं तो हमें हर जगह नौकरियाँ हैं। मतलब युवाओं से बात करने पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। अभी चलते चलते और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश के हालातों में अगर शायद ये पॉइंट जोड़ दिए जाएं तो इनमें ये सुधार और हो सकता है। देश की जो रफ्तार शायद 50 से 60% बढ़ रही है,
तो वो 80% हो सकती है। चाचा, क्या नाम है आपका? राकेश वाजपेयी। राकेश वाजपेयी जी। क्या लगता है आपको कि देश में जो मौजूदा हालात हैं, जो पहले आतंकवाद था, जो वर्तमान में आतंकवाद में, उसमें कोई कमी आई है या आपको कुछ और कम ज्यादा? बहुत बड़ी कमी आई जब से मोदी जी आए। कमी आई है। बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ साथ मोदी जी ने क्या किया जो आपको अच्छा लगा? मोदी जी ने सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ में क्या मकान क्या? दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मुहैया कराया जा रहा है वो आपको मिल रहा है। पहले की सरकार में ऐसा नहीं था क्या? बहुत लूट मार थी, गुंडागर्दी थी उसमें। आपके साथ क्या हुआ? हम लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। नहीं, पहले क्या हुआ? पहले तो वहाँ यादव लोगों का शासन था, पंडित ठाकुर जाते थे तो कहते मारो 50 लट इसके और बंद करो इसको साले को। मतलब बहुत जातिवाद का गुंडागर्दी। ध्रुवीकरण जो समीकरण था वो काफी ग्राफ ऊंचा था, वर्तमान में कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। ठीक है, मतलब इनको लगता है कि जो पहले की सरकारें थी उनमें जो शोषण होता था वो वर्तमान समय में शोषण कम हुआ है। जावेद जी, नाम आपका जावेद जी है। जावेद जी कहते हैं कि जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलते हैं तो जो मुसलमानों की संख्या है वो वर्तमान समय में लगभग कितनी है? 20 करोड़ के लमसम है शायद, अंदाजा 150 करोड़ की टोटल जनसंख्या, उसका 20 करोड़ लगभग कह सकते हैं। तो क्या ये देखा जाए कि 20 करोड़ की जनसंख्या में जो सरकारें बनती हैं, जो नेता उतारते हैं, जो यूपी की बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो उनमें कहते हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक बैंक बड़ा महत्व रखता है। कहाँ ले जाएगा ये वोट बैंक मोदी जी को? दरअसल में बात करें, ये जनता तय करेगी कि अब की बार मोदी जी को कहाँ ले जाएगी और कहाँ पे बैठा के रखेगी। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सभी वर्ग का वोट पार्टी को मिलता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें, अभी बात चल रही थी रोजगार की, बात कर रही थी, युवा साथी बैठे हुए हैं, ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। तो अगर हम बात करें यूपी की, जो वास्तविकता है वो हम आपको बयां कर रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे आप जिस भी एग्जाम की देख लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो रही दिन प्रतिदिन। इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी को लगातार काम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात करें, अगर बात रही हिंदू मुसलमान की, जो कैंसिल हो रही है उसमें तो रोक लग रही है, आदेश आ रहा है कोर्ट का, कोर्ट के आदेश के बाद फिर से परीक्षाएं कराई जा रही हैं। नंबर एक, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। भर्तियां निकल रही तो पेपर नहीं हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं तो जो है रद्द हो जा रहे हैं। अगर रद्द हो रहे हैं तो कहीं लीक हो रहे हैं, अगर लीक हो रहे हैं तो इसमें कोर्ट में जा मोदी रहे जी हैं। क्या करेंगे? इसमें तो जो लीक करने वाला व्यक्ति है वही अगर वो उल्टा नेगेटिव दिमाग लगा के कुछ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ना कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून बनाना चाहिए सख्त, जो इसमें हेराफेरी करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो कानून में तय है, जैसी जिसकी करनी वैसा उसके लिए कानून बना हुआ है, फांसी तक का कानून है देश में। नहीं वो तो है, लेकिन पेपर लीक के मामले में उसके लिए एक अलग से कानून बनने। लीक के मामले में भी सरकार ने ऐसी गाइडलाइन तय की है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और ऐसे एक्ट तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद फांसी की सजा हो सकती है। तो अगर हालांकि जो है लगातार प्रयासरत है, और दूसरी ओर ये भी बात है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ की पेपर लीक हो, हमारी छवि खराब हो। कहीं ना कहीं जो खराब पेपर करने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी एक तरीके से मान लीजिए कि ये जो है गैर जिम्मेदारी वाली काम है। वही दूसरी ओर बात करें, अगर हिंदू मुसलमान की बात चल रही थी यहाँ पर, तो आपने सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हो, उनकी तरफ से कोई भी प्रकार के मुसलमानों में भेदभाव को लेकर के किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी। लेकिन जो छुटभैया नेता हैं, मंडल मंत्री, कमंडल मंत्री, इनमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आ रहा है। और दूसरी ओर बात करें तो ये भारत देश एक ऐसा सांस्कृतिक देश है जहां हर धर्म वर्ग के लोग आराम से रहते हैं और भाईचारा का प्रतीक के रूप में भारत को माना जाता है। ये बात आपकी तो बिल्कुल सही, आपने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे पास भी एक लाइन है जिसमें कहा गया कि मैं रहूं ना रहूं ये देश रहना चाहिए। ये भी जो लाइनें हैं बड़ी फेमस लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों के साथ में हमारा सवाल ये था कि जो मोदी जी जब से सरकार बनी है उसमें कितना सुधार हुआ है? आपने कमियां बता दी, अच्छी बात है, उसमें सुधार चल रहा है, लेकिन और क्या क्या जो लोगों के बेनिफिट्स हो रहे हैं? क्योंकि देश देख रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि सरकार में और क्या हो सकता है। जो हो सकता है वो आपने बता दिया, जो हो गया है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, जो लगातार
जो पेपर लीक हो गए उनकी बात छोड़ दीजिए, जो भर्तियां हुई हैं तो उनमें सभी वर्ग की भर्तियां हुई हैं, सभी लोगों की भर्तियां हुई हैं। दूसरी ओर बात करें तो मेरा मानना ये है कि मुसलमानों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं चली है सरकार में। और दूसरी ओर बात करें, सवाल हम ले रहे हैं, मुसलमानों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं चली है। अगर ये सवाल है तो ये जवाब भी हम किसी से समझेंगे कि सर मनीष जी, आपका नाम शायद मनीष जी है, क्या आंसर है इसका कि कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं चली है? आप गिना रहे थे कई सारी योजनाएं अभी थोड़ी देर पहले। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपने भाई से कहना चाहता हूँ, शायद उनको जानकारी नहीं है। 2006 में जब अल्पसंख्यक आयोग का बोर्ड का जब गठन हुआ था, उस वक्त का जो बजट था वो सिर्फ 2000 करोड़ था। और 2023-22-23 के फाइनेंशियल ईयर में इसी मोदी सरकार ने जो अल्पसंख्यक आयोग का जो बोर्ड का जो गठन हुआ था, उसके बजट को बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया। पहली चीज। दूसरी, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कोई योजना ही नहीं चालू करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सबसे बड़ी जो योजना है उस्ताद योजना, उस अल्पसंख्यक मतलब कि मुसलमानों की ही योजना है। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है वो उनके अंदर इतनी कलाएं होती हैं, हस्तशिल्प कला उनके पास, माटी कला उनके पास, कालीन की कला उनके पास। तो ये जितने भी निम्न वर्ग के जितने भी मुसलमान हैं, जो अपनी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। तो फिर ये मुसलमानों में क्यों माना जाता है कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही? क्यों मानते हैं देखिए, ऐसा? इसमें मैं ये बात कह सकता हूँ, ये नौकरशाही की है कि उन्होंने योजनाओं को नीचे धरातल पर उतारा ही नहीं, जिससे इनको जानकारी नहीं हो पाई। और जब जानकारी नहीं है तो इनको मालूम नहीं है। लेकिन योजनाएं हैं, आप सर्च कर सकते हैं। उस्ताद योजना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मोदी जी ने अल्पसंख्यक और स्पेशली मुसलमानों के लिए ही बनाई थी, कि जितने भी हमारे जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो भी हमारे मुसलमान हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो दरी का काम करते हैं, जो सूती का काम करते हैं, जो उसका काम करते हैं, क्या नाम आपका, माटी का काम करते हैं, जो मूर्तिकार है, ये सब हमारे मुसलमान भाई हैं। हमारी दुर्गा माता की जितनी भी मूर्तियां हैं, सब मुसलमान बनाते हैं। हमारे अभी आने वाला पर्व दिवाली है, जितनी भी जो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, आप देखेंगे तो सब मुसलमान बनाते हैं। तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उस्ताद योजना वो लाए, जिसके तहत मुसलमानों को मोदी सरकार ने फंड आवंटित किए हैं। उस फंड में वो उनको उनका सब्सिडी के तौर पर उनको पैसा दिया जाता है, ताकि वो अपनी कला को और निखार सके। और सरकार से जो हो सकता है वो सरकार उनके लिए कर रही है। सरकार बिल्कुल कर रही है। कई सारे जो सवाल थे उसका आंसर यहाँ मिल गया है। उन सवालों के बीच में और तलाशने की कोशिश करेंगे युवा से। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक पाल। अभिषेक पाल जी, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? हम आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी के लिए तो बताया जा रहा है कि बड़ा घातक है, देश में जो है आतंकवादी पहले हावी रहा है, बड़ी घटनाएं होती हैं, डर नहीं लगेगा आपको? नहीं। आर्मी को लेकर कहा गया कि वो जो 4 साल के लिए योजना लेकर के आए, उसमें भी लोगों को तकलीफ होने लगी। हाँ, वो योजना तो गलत है, वो हटानी चाहिए। हटानी चाहिए। कौन सी योजना हटानी चाहिए? अग्निवीर। अग्निवीर। क्यों हटानी चाहिए उसमें? क्योंकि बच्चा बच, बचपन से मेहनत करता है, सपना देखता है आर्मी में जाने का, वो 3-4 साल तो मेहनत करता है, 4 साल नौकरी करेगा तो उसको क्या ही मिलेगा। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि तकरीबन सब लोगों को रोजगार मिलेगा ना उसमें। लेकिन जो पहले से लगे उनको, अग्निवीर को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो बाकी सबको मिल रही है। अच्छा, एक मेरा सवाल का आंसर दे दीजिए। आप 10 लोग यहाँ बैठे हैं, इस 10 लोगों में एक व्यक्ति को 10 रोटी दे दी जाए, मान लो आपको ही 10 रोटी दे दी जाए, बाकी सब लोग भूखे बैठे रहे, ये ज्यादा सही है या 10 लोगों को एक एक रोटी दे दी जाए? इसका आंसर दे दीजिए। लेकिन इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हमारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा जानकार हैं। वो तो है कि सबको देना चाहिए। तो वही तो सरकार कर रही है कि अग्निवीर को लाने का मतलब है कि जो युवा तैयारी करते थे उसमें 2% लोग ही लग पाते थे, बाकी 98% बाहर हो जाते थे, वो उनकी तैयारी बेकार जाती थी। अभी सरकार का लाने का मतलब ये है कि जो तैयारी कर रहे थे उसमें 98% लोग लगते हैं, मतलब जो पहले नहीं लग पाते थे वो लग रहे, कुछ तो उनको मिल रहा। हाँ, लग तो रहे हैं। लग रहे ना? हाँ। मतलब आप मानते हैं कि योजना सही है या नहीं है? आप अपने दिमाग से ही बताइए, जो मैंने आपसे उदाहरण पूछा उसको समझते हुए। अगर इससे देखा जाए कि सबको नौकरी मिल रही तो ठीक है। यार, इस संसार में, इस दुनिया में सबके पेट में रोटी जाना जरूरी है या किसी एक व्यक्ति के में जाना जरूरी है? सबके पेट में जाना चाहिए। बताइए जरा आप। बिल्कुल सबके पेट में जाना चाहिए। सबके लिए जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फौज में जाना चाहते हैं। अब आपसे बेसिक सवाल और जानेंगे, ये तो आपकी व्यक्तिगत बातें थी। सरकार ने और क्या अच्छा किया?
सरकार ने। मतलब आपके घर में लोग होंगे तो उनको शिक्षा की व्यवस्था या स्वास्थ्य, आप सरकारी अस्पताल में जाते होंगे, उसकी व्यवस्था मिलती है या नहीं मिलती है आपको? मिलती है। मिलती है। हाँ। क्या-क्या मिलता है? मतलब कि सब सब कुछ मिलता है भैया। इस वहाँ जाते हैं तो मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं लाइनें लगानी नहीं पड़ती है। जो कर्मचारी हैं सरकारी हॉस्पिटल के, तो सभी लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, सब फैसिलिटी मिलती है। मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो जो कुछ बातें नहीं समझ में आ रही थी, इन टॉपिक्स से बात करने पर, यानी इस मुद्दे पर बात करने से ये समझ में आया कि लोगों के बीच में जो शिकायतें हैं वो शायद कुछ जानकारी ना होने की वजह से हैं, और कुछ अनजान बने रहने से भी हैं, और कुछ दूरी तय होने की वजह से है। और जो अफसरशाही का नाम आता है कि अफसरशाही ने जो जमीन पर योजनाएं लाई गई हैं उनको मुहैया सही से जमीनी आदमी को नहीं करा पा रही है। और भी कुछ सवाल है, चाचा से समझेंगे कि आखिरकार चलते चलते, चाचा जी, सरकार तय करती है कि युवा देश में कहाँ जा रहा है, कैसा रोजगार देना है। आपकी नजर में बुजुर्ग हैं आप, रोजगार के लिए व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? रोजगार की व्यवस्था बढ़िया है। योगी और मोदी जी ने रोजगार के विषय में इतना बढ़िया काम किया है कि हर वर्ग को रोजगार, हर वर्ग को रोटी, हर वर्ग को पेंशन, हर वर्ग को सब कुछ, मतलब युवा को, जो योग्य युवा है उसको बिना पैसे, बिना कमीशन के वो तुरंत उसको जो है नौकरी मिलती है। लेकिन लोगों का तो आरोप है कि जो है युवा कितना भी पढ़ लिख जाए, लोग आरोप लगाते रहे कि लोग पकौड़े ही बेचेंगे। वो पुरानी सरकार के जो लोग हैं पढ़े लिखे, उनकी विषय में ये देखना पड़ता है कि ये युवा कैसा है, मतलब यदि उस काबिल है तो उसको नहीं, वो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आया है उसको तो किसी योग्य नहीं है, तो वो कहाँ से उसको योगी मोदी प्रोत्साहन करें, बताइए। फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में एक आरोप लगता रहा है, जो शायद नेता नहीं रहे हैं मुसलमान मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो अपने क्षेत्र में फर्जी तरीके से पास कराते थे, शायद कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी जी, यही बात है। और जो पास हो जाते थे उनको सही तरीके से रोजगार नहीं मिलता था। क्या जब वो जानते ही नहीं है कि हम क्या करना है, किसानी में कौन सा हल जोतना है, कौन सा ट्रैक्टर लगाना है, तो जब हम जानते नहीं तो कहो आलू ते सोना बनाने लगे, कहो वो करने लगे। भाई जो जानते ही नहीं है आलू से सोना बन रहा, बताइए आप ये कहाँ तो है? चाचा राहुल गांधी का बयान है। अरे तो राहुल हो या कोई हो, सभी वही हैं, तो पिछली सरकारों में वही थे, सब वही थे। कई सारी बातों का जिक्र होता है तो इस समझ में आता है कि राजनीतिक समीकरण जो है वो वाकई में देश की दिशा को और दुर्दशा को या दशा को, इन्हीं समीकरणों के बीच में फंसे रहने की कवायद जारी रहती है। आप ने नाम बताया था, भूल रहा हूं मैं शायद। रहमत। रहमत जी, चाचा बता रहे थे कि कई सारी योजनाएं हैं जो मिलती हैं, रोजगार मिलते हैं, आप युवा हैं, ऐसा क्या क्या चल रहा है देश में? अभी तो कोई योजना नहीं है, न रोजगार है न कोई योजना है। क्या करते हैं आप? हम तो नौकरी करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट, ये भी तो रोजगार ही है प्राइवेट। तो ये रोजगार जो है मोदी जी थोड़ी ना दे रहे हैं, तो अरे तो प्राइवेट मोदी जी स्वयं थोड़ी आपसे कहने आएंगे कि भैया आप ही चलो, उनके पास तो 150 करोड़ की जनसंख्या है सिर्फ भारत में, भारत के बाहर छोड़ दे तो वो अलग है। अब इसमें यही है कि जो का वो वैसे वो वर्कर हैं वो नहीं काम करने देते। मतलब सही तरीके से नीचे के तबके में काम नहीं करने दे रहे, उनका शोषण हो रहा है, इसके लिए कुछ योजनाएं ला सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, लाना चाहिए। किसको? और मोदी जी को लाना चाहिए। मतलब देश में मोदी जी को योजनाएं लानी चाहिए कि जिसमें आम आदमी भी अच्छे तरीके से काम कर सके, है ना जी? जी। अस्पताल में सही व्यवस्थाएं मिल रही हैं? अस्पताल में तो व्यवस्था यही है कि डॉक्टर फीस नहीं पड़ती, बाकी दवाइयाँ तो बाहर ही से लानी पड़ती है। बाहर से ये बड़ी शिकायतें रहती हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो सरकारी होते हैं, और सरकारी के बाद में जो दवाई लिखते हैं वो प्राइवेट लिखते हैं, उनमें उनका क्या होता है? बाहर से लानी पड़ती है। कमीशन होता है, ऐसा कुछ? कमीशन होता है। कमीशन होता है, शायद ऐसा लोगों का मानना है। चलते चलते हम मनीष जी से समझेंगे, कई सारी बातों का जो समागम हुआ है उनमें ये निकल कर सामने आया है कि रोजगार के अवसर अगर बनाए जाएं तो देश में बन सकते हैं, और अफसरशाही की व्यवस्था अगर सुधारी जाए तो शायद रोटी में घी चुपड़ने वाली बात निकल कर सामने आ सकती है। मनीष जी, क्या बात है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा है। सब इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष है
मोदी जी सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जैसा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हमारा प्रयास। प्रयास वो करते रहे हैं और हम सब यहाँ बैठ के अगर जागरूक हों, अगर जागरूकता में ही जानकारी है, अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमें जानकारी रहेगी और जानकारी रहेगी तो हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन योजनाओं के लाभ से हमारा जीवन का स्तर सुधरेगा और हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। इन सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि हमको जागरूक होना चाहिए। मोदी जी भी ये कहते हैं कि जनता को जागरूक करना है। जनता जागरूक होगी, जनता को जानकारी होगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा और जिससे उनका परिवार और वो खुद समृद्ध होंगे। इन सारी चर्चाओं के बीच में ये भी निकलकर सामने आया कि जागरूकता की कमी की वजह से शायद देश में कुछ ऐसी योजनाएं हैं या कुछ ऐसे चाल चरित्र हैं कि जो पीछे छोड़ आते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में थे, जिसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन इन सारी बातों का जो जिक्र है ये कवायद जारी ही रहेगी, ये मुहिम भी जारी रहेगी कि मोदी मुल्क और मुसलमान के लिए देश में मोदी जी क्या कर रहे हैं। इन सारे लोगों से जो आपने समझा, जाना, वो शायद देश हित में भी होगा और लोगों के हित में भी होगा, क्योंकि ऐसी योजनाओं का जिक्र किया गया, ऐसी बातों का जिक्र किया गया जिसके लिए जानकारी लोगों के पास में नहीं थी। लेकिन भारत 24 की जो मुहिम है, मोदी और मुल्क मुसलमान, इसको लेकर जब पहुंची तो कई सारी चीजों की जानकारी साझा हुई। हम मिलेंगे किसी और जिले में। नमस्ते।